हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अनिल मोहन जी के उपन्यास खाकी से गद्दारी का द्वितीय एपिसोड। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं खाकी से गद्दारी एपिसोड नंबर 2। सुबह 10:15 बजे सब इंस्पेक्टर राधेश्याम शर्मा नाश्ते के साथ आ पहुंचा। देवराज चौहान तब नहा रहा था। शर्मा को 15 मिनट बाहर ही खड़े रहना पड़ा। देवराज चौहान जब नहाकर निकला तो उसने दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग सर, शर्मा मुस्कुराकर भीतर की तरफ आता बोला। आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। देवराज चौहान मुस्कुरा दिया। दूं सर? अभी रुको, देवराज चौहान ने कहा और वर्दी पहनने लगा। वर्दी धुलवानी हो तो बता दीजिएगा सर, शर्मा बोला। देवराज चौहान ने वर्दी पहनने के बाद कहा, नाश्ता ले आओ। शर्मा प्लेट में रखकर नाश्ता ले आया। 2 गोभी के पराठे और साथ में दही था। तुमने कर लिया? देवराज चौहान ने पूछा। यस सर, अब तो हजम भी होने वाला है, शर्मा ने हंसकर कहा। नाश्ते के दौरान देवराज चौहान ने पूछा, रात मुझे सपना आया शर्मा। अच्छा सर? मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे खाने में जहर डालकर लाए हो। शर्मा चिहुक कर देवराज चौहान को देखने लगा, फिर बोला, ये कैसा सपना है सर? सपने तो सपने ही होते हैं, देवराज चौहान ने कहा। हाँ सर, कई बार बल्कि अक्सर ही सपनों का सिर पैर पता नहीं चलता। रात नींद तो ठीक आई? बढ़िया, देवराज चौहान ने कहा। क्या तुम बड़ा खान को जानते हो? मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि पुलिस जानती है, शर्मा ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम बड़ा खान के लिए काम करते हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? शर्मा अचकचा उठा। जवाब दो। नहीं सर, मैं पुलिस वाला हूँ, बड़ा खान के लिए काम क्यों करूँगा? ये आपको क्या हो गया है सर? अगर तुम बड़ा खान के लिए काम कर रहे होते तो तब भी मेरे पूछने पर क्या जवाब देते? क्या बता देते कि तुम बड़ा खान के लिए? बिल्कुल नहीं बताता। बताकर मैं फंसना क्यों चाहूँगा? अगर मैं बड़ा खान के लिए काम करता हूँ तो। लेकिन मैं आपके इन सवालों का मतलब नहीं समझ पाया कि आप क्या। मुझे इस बात का भी सपना आया कि तुम बड़ा खान के लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सपनों का कोई सिर पैर नहीं होता। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। शर्मा लंबी सांस लेकर कह उठा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरा दिल देखिए जोरों से बज रहा है। शर्मा ने अपने दिल पर हाथ रखा। देवराज चौहान ने नाश्ता समाप्त किया। एकाएक खामोश बैठा शर्मा कह उठा, क्या किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है सर? नहीं तो फिर आपने मुझे परेशान करने वाली इतनी गंभीर बात क्यों की? मैं अभी तक वह समझ नहीं पाया। वह यूं ही मजाक किया था मैंने। मजाक की आदत हो आपकी, ऐसा लगता तो नहीं, शर्मा ने दबे स्वर में कहा। कभी कभी तो मैं बहुत बड़े मजाक कर देता हूँ, मुझसे सावधान रहना। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। ठीक है सर, आज आपका कहाँ चलने का? जब्बार मलिक के पास जाना है मुझे। देवराज चौहान और शर्मा जम्मू सेंट्रल जेल में पहुंचे। रास्ते में देवराज चौहान ने यह जानने की चेष्टा की कि क्या कोई पीछा कर रहा है, परंतु इस बारे में वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। जेलर सुधीर लाल अपने ऑफिस में नहीं था, परंतु कबीर अली उन्हें टकरा गया। कबीर अली ने कहा कि वह जेलर साहब को तलाश करके लाता है। देवराज चौहान और शर्मा ऑफिस में ही बैठे रहे। आधे घंटे बाद जेलर सुधीर लाल ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं कैदियों का मुआयना करने गया था। कबीर अली भी वहां आ गया था। जब्बार से मिलूंगा मैं, देवराज चौहान बोला। उसकी कोठरी की चाबी चाहिए। क्यों नहीं, कहने के साथ ही जेलर पीछे दीवार के पास रखी मजबूत तिजोरी की तरफ बढ़ गया। जेब से चाबी निकालकर तिजोरी खोली और भीतर पड़ी कुछ चाबियों में से एक चाबी निकालकर तिजोरी बंद करके देवराज चौहान के पास आया और उसे चाबी देते हुए कहा, इंस्पेक्टर सूरजभान, आप ये चाबी किसी और के हाथ में मत देना। नहीं, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगी। देवराज चौहान जेलर के कमरे से बाहर निकला। शर्मा और कबीर साथ थे। शर्मा, तुम कल की तरह यहीं मेरा इंतजार करोगे? देवराज चौहान बोला। यस सर, शर्मा ने कहा। और कबीर साहब, आप 2 चाय लेकर जब्बार की कोठरी पर आ जाइए। जी जनाब। देवराज चौहान आगे बढ़ता चला गया। कबीर अली भी वहां से चला गया। शर्मा ने आसपास देखा। पुलिस वाले कैदी लोग आ जा रहे थे, परंतु सब व्यस्त थे। शर्मा एक तरफ हुआ
और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। फिर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो, कानों में मर्दाना आवाज पड़ी। लगता है इंस्पेक्टर सूरजभान यादव को मुझ पर शक हो गया, शर्मा ने धीमे स्वर में कहा। कैसा शक? वह मुझे बोला कि रात सपना आया उसे कि मैंने खाने में जहर डाल दिया है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बड़ा खान के लिए काम करता हूँ। ये बातें सामान्य नहीं कही जा सकती। क्या किसी ने कोई बेवकूफ़ी कर दी है? ऐसा तो नहीं है। हमारा कोई आदमी सूरजभान से मिला? बिल्कुल नहीं, किसी को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया, उधर से कहा गया। लेकिन कुछ तो बात है ही जो तुमने तो कहीं पर लापरवाही नहीं कर दी। क्या बात करते हो? मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? हो सकता है वहाँ इंस्पेक्टर तुम्हें यूं ही चेक कर रहा हो। लगता तो नहीं कि ऐसा होगा, परंतु कुछ शक तो उसे मुझ पर हुआ है, शर्मा गंभीर स्वर में बोला। तुम उसके साथ चिपके रहो, तो हो लो कि कैसे उस पर काबू पाकर हम जब्बार को आज़ाद करवा सकते हैं। वह औरतों का शौकीन है? ऐसी कोई बात उसने नहीं की। उससे बात करके पता करो। अगर वह औरतों का शौकीन है तो हम उस पर जल्दी काबू पा सकते हैं। वह हमारी गिरफ्त में होगा। पता करूंगा, लेकिन वह मुझे ऐसा लगता नहीं। जो औरतों का शौकीन होता है वह ऐसी बातें इशारे में कह देता है। मुझे तो लगता है कि उसका पूरा ध्यान जब्बार पर है, शर्मा ने फोन पर कहा। अब वह कहाँ है? जेल में, जब्बार के पास। तुम उसके साथ हो? नहीं, वह मुझे जेलर के कमरे के पास रहने को कह गया। तुम उसके साथ नहीं जा सकते थे क्या? दूसरी तरफ से तीखे स्वर में कहा गया। जब्बार से मिलते वक्त वह मुझे साथ नहीं रखता। क्यों? मैं नहीं जानता। फोन बंद करो और जब वह वापस लौटे तो उससे पता करने की कोशिश करो कि वह किस फेर में है। देवराज चौहान ने जब्बार मलिक की कोठरी का दरवाजा खोला और बोला, बाहर आ जाओ। जब्बार बाहर निकला। कल की अपेक्षा आज वह कुछ शांत दिख रहा था। कैसे हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। जवाब में जब्बार ने सिर हिला दिया। कुर्सियां ले आओ, बैठ के बातें करते हैं, देवराज चौहान ने कहा। चाय मंगवा लो तो अच्छा लगेगा मुझे, जब्बार बोला। आ रही है। जब्बार मलिक स्टोर से 2 कुर्सियां ले आया। देवराज चौहान और जब्बार आमने सामने बैठे। वहां मौजूद गनमैन सतर्क थे जब्बार से। आज कोई हरकत नहीं करोगे? एकाएक देवराज चौहान बोला। तुमने उस बारे में क्या सोचा? जब्बार ने गनमैनों पर निगाह मारते दबे स्वर में पूछा। जेल से बाहर निकलने की बात कर रहे हो? हाँ, इसके बदले तुम्हें तगड़े पैसे। वर्दी की आड़ में मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन एक बात तो है जब्बार, देवराज चौहान ने कहा। क्या? बड़ा खान तुम्हारा दीवाना है। जब्बार की आंखें सिकुड़ी। रात को फोन आया था बड़ा खान का। वह 30 करोड़ देने को तैयार है तुम्हारे लिए। पैसा कमाने का शानदार मौका है ये तुम्हारे लिए, जब्बार कह उठा। बड़ा खान कहता है कि तुम जैसा दूसरा कोई नहीं। मुझे खुशी है कि बड़ा खान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, जब्बार मलिक कह उठा। वह इससे भी ज्यादा सोचता है। तुमने उसे काफी प्रभावित कर रखा है। 30 करोड़ कमाने को तुम तैयार हो? नहीं, बेवकूफ हो तुम, जब्बार मलिक कसमसा उठा। बड़ा खान मुझे खरीद नहीं सकता, लेकिन वह हर हाल में तुम्हें यहां से निकाल लेना चाहता है। तुम्हें 30 करोड़ की बात मान लेनी चाहिए। वह मुझे दिल्ली में बंगला देने को भी तैयार है, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारे तो मजे हो गए, लेकिन मैं इसी जिंदगी में खुश हूँ, ज्यादा मजे नहीं लेना चाहता। तुम्हारी माँ पागल थी जिसने तुम जैसे बेवकूफ को जन्म दिया। मुस्कुराता हुआ देवराज चौहान उसे देखता रहा। पैसा कमाने के मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते इंस्पेक्टर, जब्बार कह उठा। जानता हूं तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और तुम हजारों बार ये बात कह लो, परंतु मैं अपने इरादे पर पक्का हूं। वर्दी पहनकर रिश्वत नहीं लूंगा। ये रिश्वत नहीं, तुम्हारा मेहनताना होगा मुझे यहां से निकालने के लिए। मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। जब्बार मलिक के होंठ भिज गए। वह नाराज दिखने लगा। तभी कबीर अली चाय के 2 गिलास ट्रे में रखे आता दिखा। तुम्हारे लिए चाय आ गई, देवराज चौहान ने कहा। कबीर ने पास आकर चाय दी। 1 गिलास देवराज चौहान ने थामा, दूसरा जब्बार मलिक ने। और कुछ चाहिए सर? कबीर ने पूछा। नहीं, तुम जाओ। कबीर चला गया। घूंट भरने के पश्चात जब्बार ने कहा, चाय का शुक्रिया। देवराज चौहान ने मुस्कुराते हुए चाय का घूंट भरा। एक मेहरबानी मुझ पर और कर दो, जब्बार बोला। क्या? विस्की नहीं पी महीनों से। विस्की तुम्हें नहीं मिल सकती।
मैं जेल के नियम नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे लिए मामूली बात है ये, परंतु तुम्हें विस्की नहीं दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। जब्बार मलिक ने घूंट भरकर कहा, मैं तो कल से सोच रहा था कि तुम नोट लेने को तैयार हो जाओगे और मुझे जेल से निकाल दोगे। तुमने गलत सोचा, भाड़ में जाओ, जब्बार ने नाराजगी से कहा। बड़ा खान से मेरी फोन पर बात करा दो। वह जिस नंबर से फोन करता है वह नंबर मेरे फोन में आया हुआ है, परंतु मैं बात नहीं कर सकता। क्यों? मैं बड़ा खान जैसे आतंकवादी को फोन नहीं करूंगा, उसका फोन बेशक आता रहे। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। जब्बार के चेहरे पर नाराजगी कायम रही। तुम बड़ा खान के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? तुम गलत सोचते हो कि मुझे चाय पिलाकर और मीठा बोलकर मेरे से कुछ जान जाओगे। पूछने का मेरा ये मतलब नहीं। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। देवराज चौहान ने फोन निकालकर बात की। जब्बार मलिक की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी थी। हेलो, देवराज चौहान बोला। इंस्पेक्टर सूरजभान यादव। बड़ा खान की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे पता है तुम इस वक्त जेल में हो। ये जानना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं। जाहिर है कि तुम्हारे आदमी मेरे पीछा कर रहे हैं, वह तुम्हें खबर देते रहते हैं। मेरे आदमी मुझे वह ही खबर देते हैं जो मैं जानना चाहूँ। तुम पुलिस वाले की हर खबर मुझ तक पहुँच रही है। ये बहादुरी का काम नहीं। तुमने अब तक सोच लिया होगा कि 30 करोड़ को तुम कहाँ पर रखोगे। बेकार की बातें मैं नहीं सोचता। इतनी बड़ी रकम लेने से तुम इनकार कर रहे हो। अब तुमने सही कहा। कोई मामूली पुलिस वाला इतनी बड़ी दौलत को नहीं ठुकरा सकता। मैं ठुकरा रहा हूँ। तुमसे जब भी बात करता हूँ तो मुझे अपने उन आदमियों की बात याद आ जाती है जिन्होंने दिल्ली में तुम पर हमला किया। क्या बात? यही कि उस हमले के बाद तुम जिंदा नहीं बच सकते। बच गए तो बुरे हाल में रहोगे। बल्कि मेरे एक आदमी का तो यहाँ तक कहना है कि उसने तुम्हें गोलियां लगते देखी थी, तुम्हें गिरते देखा था। बड़ा खान की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारे आदमी बेवकूफ़ हैं। वह कैसे? मैंने छाती पर बुलेट प्रूफ पहन रखा था। उन गोलियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और मैं यहाँ हूँ। हाँ, तुम जम्मू में हो। दिल्ली पुलिस में मौजूद मैंने अपने आदमियों से तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने यही कहा कि इंस्पेक्टर सूरजभान यादव को जब्बार मलिक की देखरेख के लिए जम्मू भेजा गया है। परंतु कुछ तो गड़बड़ है। दिल्ली में तुम पर हमला करने वाले ये मानने को तैयार नहीं कि तुम सलामत हो सकते हो। अपनी ये बकवास बंद करो। तो तुम जब्बार को जेल से नहीं निकालोगे? बड़ा खान मुझे खरीद नहीं सकते, देवराज चौहान ने चुभते स्वर में कहा। वैसे मैं जब्बार के सामने कुछ शर्तें रखने जा रहा हूँ। अगर वह मेरी बात मान लेगा तो मैं उसे जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। कैसी शर्तें? ये तुम्हारे जानने लायक बातें नहीं हैं। मेरे और जब्बार के बीच की बात है। तुम जब्बार से मेरे बारे में जानना चाहोगे? मैंने कहा ना, ये तुम्हारे जानने लायक बातें नहीं हैं। जब्बार से मेरी बात कराओगे क्या? जरूर, लेकिन आज के बाद कभी भी बात नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे और जब्बार के बीच जो बातें तय होने जा रही हैं उनमें तुम अड़चन डाल सकते हो और इस तरह जब्बार भी आज़ाद होने से रह जाएगा। जब्बार से मेरी बात कराओ। बहुत उतावले हो रहे हो। ऐसी बात नहीं, जब्बार से बात करने का मन कर रहा है। देवराज चौहान ने जब्बार की तरफ फ़ोन बढ़ाकर कहा, करो बात। जब्बार ने तुरंत फ़ोन लेकर बात की। बड़ा खान, जब्बार मलिक के होठों से निकला, ये तुम्हें जेल से निकालने के लिए किस तरह की शर्तें रख रहा है? बड़ा खान ने तेज स्वर में पूछा। अभी तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई, जब्बार ने देवराज चौहान को देखकर कहा। देवराज चौहान मुस्कुरा रहा था। तुम इसकी बातों में मत आना। बड़ा खान का स्वर जब्बार के कानों में पड़ा। ये तुमसे मेरे बारे में जानना चाहेगा, मेरे चेहरे के बारे में जानना चाहेगा, हमारे खास लोगों की जानकारी। मैं बच्चा नहीं हूँ बड़ा खान। अभी तक पुलिस वालों को मैं ही संभालते आया हूँ। जेल से निकालने के सपने दिखाकर ये तुमसे बहुत बातें पूछेगा। परवाह नहीं, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। एकदम अपने को पक्का कर लो कि तुमने इसकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। ये तुम चिंता मत करो बड़ा खान। जब्बार के मुंह से कुछ निकलवा पाना इन पुलिस वालों के बस का नहीं है। शाबाश, यही सुनना चाहता था मैं। इस बारे में तसल्ली रखो, मैं तुम्हें जल्दी ही जेल से निकालूंगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, जब्बार ने यकीनी भाव में कहा। मेरे आदमी जेल के भीतर तक पहुंच चुके हैं जब्बार, और तुम्हें वहां से निकालने के लिए खामोशी से ताना बाना बुन रहे हैं। 10-20 दिन की बात है और फिर तुम मेरे पास होगे।
फिर हिंदुस्तान को दहलाकर। उसी पल देवराज चौहान ने जब्बार से फोन ले लिया। जब्बार मलिक गहरी सांस लेकर रह गया। बस, देवराज चौहान फोन कान से लगाता कह उठा, बहुत बातें हो गई बड़ा खान। जब्बार से बात करके मुझे अच्छा लगा। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस तरह मैं तुम्हारी बातें जब्बार से कराऊं। तुम अजीब आदतों के मालिक हो इंस्पेक्टर, हटकर पुलिस वाले हो। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में तुमने मुझ पर जबरदस्त हमला कराया था, मुझे मार देना चाहते थे। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम जब्बार पर नजर रखने आ रहे थे और तुम्हें बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला माना जाता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम जब्बार मलिक तक पहुंचो। तुम मेरी कोशिश को फेल कर सकते हो। जब्बार को जेल से निकालने की कोशिश? हाँ, तो तुम कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी धमकी खोखली नहीं थी। बड़ा खान खोखली धमकी नहीं देता। तुम किसी भी हाल में जब्बार को जेल से नहीं निकलवा सकते। तुम ही क्यों नहीं मान जाते? ये बकवास करनी बंद कर दो अब, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। जब्बार मलिक चाय खत्म करके खाली गिलास नीचे कुर्सी के पास रख चुका था। देवराज चौहान की चाय ठंडी हो गई। उसने भी गिलास नीचे रख दिया। जब्बार की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान मुस्कुराया। ये सच है कि तुम मुझे आसानी से जेल से बाहर निकाल सकते हो? जब्बार ने पूछा। सच है। तुम किन शर्तों की बात कर रहे थे? वह तो मैंने बड़ा खान से कहा था। तुमसे मैं कोई शर्त नहीं रख रहा। क्या मतलब? जब्बार मलिक की आंखें सिकुड़ी। मैं तुम्हें मुफ्त में जेल से बाहर निकालूंगा। जब्बार बुरी तरह चौंका। मुफ्त में? पूरी तरह मुफ्त में। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। असंभव, जब्बार के होठों से निकला। क्यों? बड़ा खान तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, लेकिन मैं रिश्वत नहीं लेता। तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो क्या? जब्बार मलिक का चेहरा अविश्वास में डूबा था। मैं मजाक नहीं करता। तुम 30 करोड़ नहीं लोगे और मुफ्त में मुझे जेल से बाहर निकाल दोगे? अब तुमने ठीक कहा, यह नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं। तुम बहुत बड़े पागल हो क्या? नहीं, मैं समझदार इंसान हूं। तुम्हें कभी लगा कि मैं पागल हूं? अब लग रहा है। जब्बार के होंठ भिज गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया और बोला, अगर तुम जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते तो जुदा बात है। मैं निकलना चाहता हूं। तुम ये मेहरबानी मुझ पर क्यों कर रहे हो? मेरी मर्जी? मर्जी? आखिर कुछ तो वजह होगी। कोई वजह नहीं है। तुम मेरे बारे में न सोचकर अपनी आज़ादी के बारे में सोचो। तुम बड़ा खान के पास पहुंच जाओगे। जब्बार मलिक देवराज चौहान को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मैं समझ गया, जब्बार बोला। क्या? तुम मुझे जेल से बाहर निकालकर मेरा पीछा करके मेरे सहारे बड़ा खान तक पहुंच जाने की सोच रहे हो? तुम्हारी सोच सच में बहुत घटिया है। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? जब्बार देवराज चौहान को घूरने लगा। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच है, कोई तीसरा इसमें शामिल नहीं है। मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें तो बड़ा खान ने दिल्ली में मारने की कोशिश की थी, फिर तुम? वह मेरे लिए मामूली बातें हैं। मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं। मेरे बहुत दुश्मन हैं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें यहां से फरार करवाने ही आया हूं। ये मत पूछना क्यों, परंतु मेरे इरादों के पीछे बड़ा खान तक पहुंचना नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम जेल से भाग जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुफ्त में? हाँ। 30 करोड़ नहीं लोगे? नहीं। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम बेकार की बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर नहीं निकलना चाहते तो? मैं निकलना चाहता हूं जेल से। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। जब्बार मलिक देवराज चौहान को देखता रहा। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें जेल से फरार करवाने को कह रहा हूं। जब ऐसा कर दोगे तब मैं अवश्य तुम्हारा एहसान मानूंगा। जब्बार गंभीर स्वर में बोला। लेकिन यही एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इस काम के बदले 30 करोड़ क्यों नहीं ले रहे? बड़ा खान तुम्हें पैसा देने को तैयार है। सच कहूं? हाँ कहो। मैंने बहुत मोटी मोटी रिश्वतें ली है। जिन मगरमच्छों ने रिश्वतें नहीं दी उनका एनकाउंटर कर दिया। ओह, तो ये है तुम्हारे एनकाउंटर का राज। मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि अब उसे संभालना कठिन हो रहा है, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा है तो तुम्हें पुलिस की नौकरी छोड़कर आराम से जिंदगी बितानी चाहिए।
मैंने ऐसा किया है तो बात बाहर आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। जब तक ये खाकी मेरे जिस्म पर है तब तक डिपार्टमेंट के लोग भी संभले रहते हैं, जुबान बंद रखते हैं। वर्दी उतरी नहीं कि अपने ही साथी बदला लेने पर लग जाते हैं। ये बात तो है। जब्बार ने सहमति की मोहर लगाई। ये खाकी अपने को सलामत रखने की आड़ है, वरना नौकरी मैं खुद नहीं करना चाहता। तुम, जब्बार बोला, बड़ा खान को ये कह सकते थे कि तुम मुझे मुफ्त में, तुम मुझे ठीक लगे, मैंने तुमसे बात कर ली। बड़ा खान को मैंने देखा नहीं, जानता नहीं, और फोन पर ऐसी बातें मैं तय नहीं करता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए शक है कि मैं तुम्हें मुफ्त में जेल से बाहर क्यों निकाल रहा हूं। मैं इस स्थिति में होता तो मुझे भी शक होता, लेकिन धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम जो कह रहे हो वह सच है। तुम मुझे जेल से बाहर निकालोगे, जल्दी ही ये बात सामने आ जाएगी। वैसे तुम क्या चाहते थे कि बड़ा खान तुम्हें जेल से निकाल ले जाता? वह अपनी इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तुम पर सख्त पहरा है, देवराज चौहान बोला। तुम मुझे कैसे बाहर निकालोगे? मैंने प्लानिंग कर ली है। क्या? कल बताऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? जब्बार मलिक बेचैन हो उठा। लेकिन मुझे जेल से निकालोगे कब? परसों। पक्का? जब्बार के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। परसों इस वक्त तक तुम जेल से बाहर खुली हवा में सांस ले रहे होगे जब्बार। तुम सच में कोई पैसा नहीं लोगे मुझे फरार करवाने की एवज में? जब्बार ने जैसे खुद को तिलिस्म में फंसा पाया। यही बात सोचते रहो, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। अब उठो, कुर्सियां वापस रखो और अपनी कोठरी में पहुंचो कि तुम्हें ताले में बंद करके जाऊं और बाकी के काम पूरे करूं। जब्बार उठते हुए बोला, क्या यहाँ के पहरेदार तुम्हारी योजना में शामिल हैं? हम जो करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ मैं और तुम ही शामिल हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि वक्त आने पर देख लेना। देवराज चौहान ने जेलर को चाबी लौटाई। बोला कुछ वहां? जेलर ने चाबी थामकर पूछा। 2-3 मुलाकातों के बाद बोलेगा। मैं उससे बातें करके उसके दिमाग को सही रास्ते पर ला रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। हैरानी होगी कि अगर वह इस तरह मुंह खोल दे। पुलिस तो उसके साथ हर मुमकिन तरकीब लड़ा चुकी है। जब्बार रास्ते पर आ जाएगा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। एक गनमैन ने मुझे अपने मोबाइल से फोन करके बताया कि जब्बार फोन पर बातें कर रहा है, जेलर बोला। मैंने बात कराई थी उसकी। कल भी तुमने बात कराई थी? हाँ, देवराज चौहान शांत था। किससे? क्या ये बताना जरूरी है? जेलर देवराज चौहान को देखने लगा। मैं जो कर रहा हूं वह सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा है कि जब्बार को लाइन पर ला सकूं, देवराज चौहान ने कहा। फिर भी आप जानना चाहते हैं कि मैंने किससे बात कराई तो 2 दिन बाद इसका जवाब दे दूंगा। इंस्पेक्टर यादव, जेलर ने गंभीर स्वर में कहा। जब्बार बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ करने का मौका मिले। ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि उसे बड़ा खान यहाँ से फरार नहीं करवा सकता। यस सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तो तुम्हें चाहिए कि दिल्ली वालों को इस बारे में अपनी रिपोर्ट दे दो कि जब्बार यहाँ सुरक्षित है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ सर। क्या? जब्बार मलिक को दिल्ली ले जाकर तिहाड़ जेल में रखा जाए। वह बहुत सुरक्षित जेल है। तो तुम्हें लगता है कि जब्बार यहाँ से भाग सकता है? ये बात नहीं सर, परंतु तिहाड़ जेल में वह ज़्यादा सुरक्षित ढंग से कैद में रहेगा। ये तुम जानो, इस बारे में तुम्हें दिल्ली वालों से बात करनी चाहिए। मेरा काम कैदियों को ठीक से रखना है। ठीक है सर, मैं दिल्ली वालों से इस बारे में बात करूंगा। वैसे कल दिल्ली से एक इंस्पेक्टर और आ रहा है। वह क्यों? मेरे से रिपोर्ट लेने। जब्बार की रिपोर्ट किसी और तरीके से भेजने के लिए मेरे को मना कर दिया गया है, क्योंकि बड़ा खान के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में उसके लोग हैं। मुझे पहले ही कह दिया गया था कि मेरे पहुंचने के 2-3 दिन बाद इंस्पेक्टर राजपाल सिंह को भेजा जाएगा। इंस्पेक्टर राजपाल शायद कल आ जाए सर। इस बारे में मुझे अभी फ़ोन आया है। ये सब तुम्हारा काम है और तुम जानते हो कि ये काम तुमने कैसे करना है। जी सर, देवराज चौहान ने जेलर से हाथ मिलाया। मैं कल आऊँगा सर। देवराज चौहान बाहर निकला तो सब इंस्पेक्टर राधेश्याम शर्मा भी बाहर आ गया। जब्बार से बहुत बढ़िया बात हुई सर? शर्मा ने पूछा। हाँ, आज मुझे सफलता मिली, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। दोनों बाहर की तरफ बढ़े जा रहे थे।
बड़ा खान के बारे में बताया उसने कुछ? ऐसा ही समझो, मेरे और जब्बार के बीच एक समझौता हुआ है। कैसा समझौता सर? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सीक्रेट बात है। यूं समझो कि बड़ा खान का बुरा वक्त शुरू हो गया है। ऐसा सर? हाँ, फिर तो जब्बार ने बड़ा खान के बारे में जरूर कोई खास बात बताई है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। दोनों जेल से बाहर आकर पार्किंग की तरफ बढ़े। एकाएक देवराज चौहान ठिठक कर बोला, ओह, मैं अभी आया। जेलर से एक बात करनी रह गई। तुम पार्किंग में गाड़ी तक चलो, मैं आया। इतना कहकर देवराज चौहान पलटकर जेल के बड़े गेट की तरफ बढ़ता चला गया। सब इंस्पेक्टर राधेश्याम शर्मा ने ठिठक कर देवराज चौहान को जाते देखा। उसके चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। फिर पलटकर सामने पार्किंग की तरफ बढ़ गया। साथ ही जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा कि दूसरी तरफ बेल जाने लगी। शर्मा ठिठक कर बात होने का इंतजार करने लगा। हेलो, उधर से आवाज आई। मेरे पास बुरी खबर है, शर्मा ने तेज स्वर में कहा। क्या? जब्बार और इंस्पेक्टर सूरज भान यादव के बीच कोई समझौता हो गया है। सूरज भान ने ही ये बात मुझे बताई है। मेरे पूछने पर उसने यही कहा कि समझो आज से बड़ा खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्या समझौता हुआ दोनों के बीच? ये नहीं पता लगा, सूरज भान नहीं बता रहा। यही तो काम की बात है, पता लगाओ। ये बात जानने के लिए ज़्यादा जोर दूंगा तो सूरज भान मुझ पर जरूर शक करेगा। जैसे भी हो, ये बात पता लगाओ। कोशिश करता हूँ। वह औरतों का रसिया है या नहीं? मौका नहीं लगा इस बारे में बात करने का। तुम बहुत ढीले चल रहे हो शर्मा। मैं ठीक काम कर रहा हूँ। जो वर्दी मैंने पहनी है मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जो नोट तुम्हें बड़ा खान की तरफ से मिलते हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखो, कहकर फोन बंद कर दिया गया। देवराज चौहान दूर से ही शर्मा को मोबाइल पर बात करते देख रहा था। वह जानबूझकर शर्मा से अलग हुआ था कि क्या उसकी कही बात सुनकर शर्मा कहीं फोन करता है, और शर्मा ने फोन किया। देवराज चौहान के मन में यह शक बैठा हुआ था कि शर्मा बड़ा खान का आदमी हो सकता है। ये शक तब से शुरू हुआ था जब बड़ा खान ने उसे फोन पर कहा था कि शर्मा के लाए खाने में जहर हो सकता है। यहीं से शक का बीज पड़ा था। और जब भी वह जब्बार से मिलकर आता तो शर्मा दिलचस्पी के साथ पूछता है कि जब्बार से क्या बातें हुई। शर्मा ने देवराज चौहान को पास आते देखा। फोन उसने जेब में रख लिया था। बहुत जल्दी आ गए सर, शर्मा कह उठा। बात इतनी जरूरी नहीं थी, रास्ते से आ गया, कल कर लूंगा, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। दोनों कार में जा बैठे। शर्मा ने कार आगे बढ़ा दी। एसीपी साहब के पास चले सर? शर्मा ने पूछा। नहीं, मुझे किसी बाजार में ले चलो, भीड़ भरे बाजार में, कुछ सामान खरीदना है, देवराज चौहान ने कहा। जी। शर्मा सामान्य गति से कार चला रहा था। आप जेलर साहब से कह रहे थे कि दिल्ली से इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं? शर्मा बोला। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह। वह क्यों सर? जब्बार के बारे में मैंने उसे रिपोर्ट देनी है। सर, रिपोर्ट तो आप फोन पर भी। बड़ा खान के लोग पुलिस के बीच में हैं, फोन पर बताई रिपोर्ट बाहर भी जा सकती है। जब्बार के बारे में ऐसी भी क्या रिपोर्ट है कि उसे इतना गुप्त रखा जा रहा है? ये डिपार्टमेंट की बातें हैं। कुछ मुझे भी बताइए सर कि जब्बार खान से आपकी क्या बात हुई? शर्मा कह उठा। मुझे बात को बाहर करना मना है शर्मा। बात बाहर नहीं जाएगी सर, मेरा आपसे वादा है। ये बात है तो जान लो कि जब्बार मलिक ने मुंह खोल दिया है। उसने मुझे बड़ा खान की भीतरी बातें बताई, उसके खास लोगों के बारे में और उनके ठिकानों के बारे में बताया, देवराज चौहान ने कहा। सच सर? शर्मा के होंठों से निकला। हाँ, ये बात तुम किसी से कहना नहीं। नहीं कहूँगा सर, लेकिन उसने इतनी आसानी से आपको क्यों बताया? पहले तो वहाँ मेरा उसके साथ समझौता हुआ है, तुम्हें बताया तो है। क्या समझौता सर? वह मुझे बड़ा खान के बारे में बताएगा और मैं उसे जेल से फरार करवा दूंगा। ओह, आप उसे जेल से फरार करवा रहे हैं? शर्मा ने देवराज चौहान को देखा। बेवकूफ़ हो तुम। ये सब तो मैंने उसका मुंह खुलवाने के लिए नाटक किया है और वह मेरी बातों में फंस गया। आप तो बहुत चालाक हैं सर, शर्मा मुस्कुराया। वरना जब्बार तो काबू में नहीं आ रहा था। अभी तो वह और बताएगा, ये तो शुरुआत भर है। बड़ा खान अब ज़्यादा देर बच नहीं सकेगा। आप बड़ा खान का एनकाउंटर कर देंगे सर? ऐसे लोगों का एनकाउंटर ही किया जाता है। बड़ा खान का एनकाउंटर जरूर करना सर। हमारे देश में वह बहुत दहशत फैला रहा है। बड़ा खान का ठिकाना आपको पता चल गया? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर शर्मा को देखा।
क्या हुआ सर? ज्यादा मत पूछो, जो बताया है वह ही ज्यादा हो गया। सब बातें अपने तक रखना। बेशक मेरी जान चली जाए, परंतु ये बातें मुंह से नहीं निकलेंगी। शाबाश, देवराज चौहान ने कहकर सिगरेट सुलगा ली। सर, रात के लिए बोतल का इंतजाम करूं? वह ही अभी पड़ी है। कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए। शर्मा मुस्कुराया। और? देवराज चौहान ने शर्मा को देखा। रात को शराब के साथ कुछ और? कई अफसर कह देते हैं कि किसी को ले आओ। समझा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कहें तो बढ़िया चीज का इंतजाम कर। नहीं, ये बातें मुझे पसंद नहीं। इन कामों के लिए मेरी पत्नी ही बहुत है। आपकी मर्जी सर। कुछ देर बाद शर्मा ने कार को भीड़ भरे बाजार के बाहर रोक दिया। सर, ये ऐसा बाजार है जहां आपको जरूरत की हर चीज मिलेगी। मैं गाड़ी पार्किंग में लगाकर आता। तुम्हारी जरूरत नहीं शर्मा, मैं अकेले ही बाजार घूमना चाहता हूँ। देवराज चौहान बोला। ठीक है सर, मैं आपका इंतजार करता हूँ, शर्मा ने कहा। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ मुझे काफी वक्त लग जाएगा। मैं तुम्हें शाम को फ्लैट पर ही मिलूंगा। आप कहें तो मैं 4 घंटे भी इंतजार कर लूंगा सर। जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। तुम 5 बजे मुझे फ्लैट पर मिलना। जी। देवराज चौहान बाहर निकला और बाजार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठा शर्मा उसे जाता देखता रहा, परंतु फौरन देवराज चौहान भीड़ में शामिल होकर नजर आना बंद हो गया। शर्मा ने मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया और तुरंत ही बात हो गई। बहुत बुरी खबर है, शर्मा ने कहा। जब्बार ने इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के सामने मुंह खोल दिया है। क्या कह रहे हो शर्मा? मैं सच कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर यादव ने मुझे राजदार बनाकर ये बात बताई है। इंस्पेक्टर यादव और जब्बार के बीच समझौता हो गया है कि वह बड़ा खान के बारे में सब कुछ बताएगा और इंस्पेक्टर यादव उसे जेल से बाहर निकाल देगा, जबकि इंस्पेक्टर यादव का कहना है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसने तो मुंह खुलवाने के लिए जब्बार से ऐसा कहा है। जब्बार धोखेबाजी नहीं कर सकता, उसने ऐसा कर दिया है। तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना चाहिए। इंस्पेक्टर यादव ने राजदार बनाकर मुझे ये सब बातें कही। यकीन नहीं होता। इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने कहा कि जब्बार ने बड़ा खान के बारे में बताना शुरू कर दिया है। कल वह और बातें बताएगा। वह कहता है कि जब्बार के मुंह से उसे बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं और आगे भी पता चलेंगी। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। बकवास मत करो। मत भूलो कि ये खबर मैं दे रहा हूँ। उधर से गहरी सांस लेने का स्वर शर्मा के कानों में पड़ा। जब्बार ने बड़ा खान के खास लोगों के बारे में और उनके ठिकानों के बारे में बताया है इंस्पेक्टर यादव को। बहुत गलत किया जब्बार ने। जब्बार को इंस्पेक्टर यादव ने अपनी बातों में फंसा लिया है। धोखे में फंस गया जब्बार। जब्बार इतना बेवकूफ नहीं है कि इंस्पेक्टर की बातों में आ जाए। वह आ चुका है। अब क्या करोगे? मेरा काम ऊपर तक पहुंचाना है। बड़ा खान को बताऊंगा, जो करना होगा वह ही करेगा। मेरी राय है कि इंस्पेक्टर यादव को खत्म कर दिया जाए, शर्मा ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी राय बड़ा खान तक पहुंचा दूंगा। बेशक ये काम करने को मुझे दे दिया जाए। ठीक मौका देखकर मैं इंस्पेक्टर यादव को शूट कर दूंगा। बड़ा खान के हुक्म के बिना तुम कुछ नहीं करोगे। मैं अपनी राय दे रहा हूं। अब कहाँ है सूरजभान यादव? एक मार्केट में गया है, कहता है कुछ खरीदना है। शाम 5 बजे मुझे फ्लैट पर मिलने को कहा है। तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गया? मैंने साथ जाने की कोशिश की, परंतु उसने मना कर दिया। एक बात बताओ शर्मा, उधर से आती सोच भरी आवाज कानों में पड़ी। अगर जब्बार ने सूरजभान यादव को कुछ बताया है तो जेल से निकलने के पश्चात उसे एसीपी संजय कौल के पास जाकर उसे बताना चाहिए था। जब्बार का मामला एसीपी कौल ही देख रहा है। वह जेल से सीधा बाजार क्यों गया? इंस्पेक्टर सूरजभान यादव अपनी रिपोर्ट एसीपी कौल को नहीं दे रहा। जब्बार से जुड़ी बातों की रिपोर्ट लेने दिल्ली से कोई इंस्पेक्टर राजपाल सिंह आजकल में जम्मू आ रहा है। यादव अपनी रिपोर्ट उसके हाथों में सौंपेगा या उसे बताएगा। कोई तो खास बात होगी कि जो यादव ने दिल्ली से किसी को बुलाया है। इसका मतलब जब्बार ने सच में मुंह खोल दिया है। तो क्या अब तक तुम मेरी बात को बकवास समझ रहे थे? शर्मा ने गुस्से में कहा। मेरा काम बातें लेकर बड़ा खान तक पहुंचाना है। मैं कुछ नहीं समझ रहा था। तो जो तुम्हारा काम है वह ही करो। औरत वाली बात की तुमने? की, परंतु उसने मना कर दिया। ओह,
मैं तो सोच रहा था कि रूबी को भेजूंगा, वह उसे शीशे में उतार लेगी। मैंने जो तुम्हें बताया है वह सब कुछ बड़ा खान को बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहने के साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। सोचों में डूबे शर्मा ने फोन जेब में डाला और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उधर कुछ दूर बाजार की भीड़ में छिपा देवराज चौहान फोन पर बातें करते हुए शर्मा को ही देख रहा था। शर्मा का चरित्र उसके लिए संदिग्ध बनता जा रहा था। फोन पर बात करना मामूली बात थी, परंतु उसके कार से जाते ही किसी से फोन पर बात करने लग जाने का मतलब था कि ताज़ा हालात के बारे में किसी को बता रहा है। जेल के बाहर भी जब उसने कुछ देर के लिए शर्मा को छोड़ा तो शर्मा तुरंत फोन पर बातें करने लग गया था। शर्मा का चरित्र संदिग्ध होने की वजह से ही देवराज चौहान उसे झूठी बातें बता रहा था कि जब्बार के साथ उसका समझौता हो गया है और जब्बार ने मुंह खोल दिया है। अगर शर्मा सच में खबरें बड़ा खान को दे रहा था तो बड़ा खान के हाथ उसकी आशा से कहीं ज्यादा लंबे थे। आधा घंटा पैदल चलने के बाद देवराज चौहान बाजार के दूसरे कोने से बाहर निकला तो सामने सड़क को पाया। वाहन वहां से आ जा रहे थे। टैक्सी की तलाश में देवराज चौहान सड़क किनारे पैदल ही चल पड़ा। बाजार में इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि कोई पीछे है या नहीं, परंतु सड़क किनारे चलने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी। वह पीछे भी नजर रखने लगा और टैक्सी को भी देखता रहा कि वह खाली जाती मिल जाए। जम्मू जैसे शहर में टैक्सी से ज्यादा ऑटो का चलन था। ऐसे में टैक्सी मिलना आसान नहीं था। 5-7 मिनट बाद ही देवराज चौहान को उस इंसान का पता चल गया जो उसके पीछे था। वह 35 बरस का स्वस्थ व फुर्तीला इंसान था। कद 5 फुट 10 इंच। उसने कमीज पैंट पहनी हुई थी और वह करीब 30 कदम पीछे आ रहा था। उसके सिर के बाल आगे से साफ थे। देवराज चौहान समझ गया कि यह तब से पीछे है जब से वह शर्मा से अलग हुआ था, यानी उस पर बड़ा खान पूरी तरह नजर रखवा रहा है। चलते चलते देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर वक्त देखा। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। कुछ आगे जाने पर देवराज चौहान को एक रेस्टोरेंट दिखा तो लंच के इरादे से और पीछा करने वाले से निपटने की सोचकर रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गया। चूंकि वह पुलिस की वर्दी में था इसलिए रेस्टोरेंट वालों ने उसे पूरी तवज्जो दी। उसे एक खाली टेबल दी गई। खाना भी जल्दी ही उसे सर्व कर दिया गया। इस दौरान देवराज चौहान पीछा करने वाले को देख चुका था कि वह भी रेस्टोरेंट के भीतर आकर वेटर को खाने का ऑर्डर दे रहा है। उसकी टेबल बाहर निकलने वाले दरवाजे के करीब थी। देवराज चौहान को लगा कि उस हरी कार में बैठे उसे इसी व्यक्ति की झलक मिली थी, परंतु विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन एक बात उसे सतर्क कर देने के लिए काफी थी कि जब से शर्मा ने उस हरी कार में बैठे लोगों से जाकर बात की थी तब से ही हरी कार को उसने अपने पीछे नहीं देखा था। स्पष्ट था कि पीछा करने वालों ने कार बदल ली है और अब वह सतर्कता से काम ले रहे हैं। देवराज चौहान ने लंच समाप्त किया। पीछा करने वाला अभी भी लंच में व्यस्त था और रह रहकर देवराज चौहान को देख लेता था। देवराज चौहान ने टिप के साथ बिल पे किया और देखा कि पीछा करने वाले ने भी लंच करना छोड़ दिया है और वेटर को बुलाकर लंच के पैसे दे रहा है। देवराज चौहान उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही देवराज चौहान बाईं तरफ सरक कर खड़ा हो गया। चंद पल बीते कि पीछा करने वाला बाहर निकला। फौरन ही ठिठक कर देवराज चौहान की तलाश में हर तरफ नजर मारी कि उसी पल देवराज चौहान को अपने पास पहुंचा पाकर उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हेलो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इंस्पेक्टर सूरजभान यादव हूं। वह हड़बड़ाया हुआ सा चुप रहा। मैं जानता हूं तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैं पीछा क्यों करूंगा पुलिस वाले का, वह कह उठा। चलो उधर पार्किंग में चलकर बात करते। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ, तुम खामखा मेरे गले पड़ रहे। ठीक है, तब पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है, वह खींच कर कह उठा। मेरा पीछा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखकर कठोर स्वर में कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि दिल्ली में मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। चलो पार्किंग में, वह नर्वस सा कह उठा।
देवराज चौहान उसे लेकर पास ही रेस्टोरेंट की पार्किंग में एक कार की ओट में पहुंचा। अपनी रिवॉल्वर निकालो, देवराज चौहान ने कहा। वह अब घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर हिचक आ ठहरी। देवराज चौहान ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाली तो वह फौरन कह उठा, ठहरो, देता हूं। इसके साथ ही उसने रिवॉल्वर निकाली और देवराज चौहान को दे दी। देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर रख दी। ये क्या कर रहे हो? वह भय से चीखा। वहां एक दो लोग और भी थे। ये देखकर वह पीछे हो गए। चूंकि देवराज चौहान पुलिस की वर्दी में था, इसलिए किसी ने शोर शराबा डालने की चेष्टा नहीं की। मैं चाहता हूं तुम अपने बारे में तुरंत सब कुछ बिना पूछे बता दो, या फिर गोली खाकर मर जाओ। बताता हूं, वह हाँफता सा कह उठा। बोलो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे किया। मैं बड़ा खान के लिए काम करता हूं और इस वक्त तुम पर नजर रख रहा हूं। तुम जो करते हो, जहां जाते हो, उसकी रिपोर्ट बड़ा खान के आदमी को देता हूं। बड़ा खान कहाँ मिलेगा? मुझे क्या पता, मैं बड़ा खान के किसी ठिकाने को नहीं जानता। फोन पर ऑर्डर मिलते हैं, पैसे घर पहुंच जाते हैं। बड़ा खान के लिए इसी तरह के काम मुझे करने पड़ते हैं। उसने घबराए स्वर में कहा। नाम? जसवीर सिंह। पहले तुम हरे रंग की कार में मेरा पीछा कर रहे थे, मुझ पर नजर रख रहे थे। हाँ। अब जो सवाल मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, उसके जवाब पर ही तुम्हारा जीना मरना तय है। मैंने तुम्हें सब सच बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल के जवाब में भी सच बोलना। वह थूक निगल कर रह गया। परसों जब मैं सब इंस्पेक्टर शर्मा के साथ जेल से बाहर निकला तो तुम वहां हरी कार में मुझ पर नजर रख रहे थे। हाँ, मेरे साथ एक और भी था। तब शर्मा तुम्हारे पास आया? उसने सहमति में सिर हिलाया। शर्मा ने तुमसे क्या कहा कि तुम लोग फौरन वहां से चले गए? वह एकाएक चुप कर गया। इसी सवाल के जवाब पर तुम्हारा जीना मरना तय है। वैसे मैं शर्मा की असलियत जान चुका हूं। कैसी असलियत? उसके होंठों से निकला। जो तुम बताने से हिचक रहे हो। मैं मेरे सवाल का जवाब दो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा और रिवॉल्वर की नाल पुनः उसके माथे पर रख दी। तुम्हारा ख्याल ठीक है, वह डर से कांप कर कह उठा। कैसा ख्याल? कि शर्मा बड़ा खान के लिए काम करता है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा, रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। तुम सच बोले, तुम्हारी जिंदगी बच गई, देवराज चौहान ने कहा। उसने राहत भरी सांस ली। चले जाओ यहां से, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारी कोई बात हुई है, समझ गए? हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा अगर तुमने शर्मा को नहीं बताया कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया है। मैं शर्मा तो क्या, किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा, परंतु तुम मुझे दोबारा पीछे नजर मत आना। उसने सिर हिलाया और वहां से चला गया। देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर होल्स्टर में डाली, उसकी रिवॉल्वर जेब में रखी और पार्किंग से बाहर आ गया। सड़क पर नजर मारी, परंतु टैक्सी कहीं नहीं दिखी। देवराज चौहान ने जेब से मोबाइल निकालकर जगमोहन का नंबर मिलाया। सूरज भान की हालत अब कैसी है? देवराज चौहान ने पूछा। बेहतर है, सुधार हो रहा है, जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। उसकी पत्नी बच्चे पास ही हैं उसके? हाँ, सोहन लाल भी उनकी बहुत मदद कर रहा है। सब ठीक है। तुम जम्मू में हो? हाँ। क्या कर रहे हो? जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा। तुम्हारी चिंता है मुझे। सूरज भान बनकर पुलिस वालों के बीच तुम कब तक सलामत रह सकते हो? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया और जेब में रखा। तभी उसे एक खाली ऑटो मिल गया। देवराज चौहान ऑटो में बैठा और कैलाश कॉलोनी चलने को कहा। 40 मिनट बाद देवराज चौहान कैलाश कॉलोनी में 40 नंबर का मकान ढूंढ रहा था। वह मकान जल्दी ही उसे मिल गया, जो कि 2 मंजिला मकान था। बाहर 2-3 कारें खड़ी थी। 1-2 लोगों को आते जाते भी देखा। देवराज चौहान खुले गेट से भीतर प्रवेश कर गया। चूंकि वह पुलिस की वर्दी में था, भीतर मौजूद 2-3 लोगों की नजर उस पर जा टिकी। एक व्यक्ति तुरंत पास आया और बोला, हुक्म कीजिए साहब। राठी से मिलना है, देवराज चौहान ने कहा। खास काम है साहब जी। उसे कहो दिल्ली से इंस्पेक्टर सूरज भान यादव आया है। मैं अभी आया, कहकर वह मकान के साइड के दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। मिनट भर बाद वह वापस आया तो उसके साथ 60 बरस का एक आदमी भी था, जिसने कीमती कपड़े पहने हुए थे।
गले में सोने की चैन, हाथ की उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी। देवराज चौहान उसे देखते ही समझ गया कि वह ही राठी है, परंतु वह व्यक्ति देवराज चौहान को देखते ही बोला, तुम इंस्पेक्टर सूरजभान यादव नहीं हो। देवराज चौहान मुस्कुराया और उसके पास आकर छाती पर लगी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया। मैं जिसे इंस्पेक्टर सूरजभान यादव समझकर बाहर आया था वह तुम नहीं हो। हम भीतर चलकर बात करें? देवराज चौहान ने कहा। नहीं, उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं तुमसे न तो मिलना चाहता हूं न ही बात करना चाहता हूं। देवराज चौहान ने जेब से मोबाइल निकाला और जगमोहन के नंबर मिलाता कह उठा, इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने एक बार तुम्हारी जिंदगी बख्शी थी, याद है कि भूल गए? राठी की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने फोन कान से लगा लिया। उधर बेल जा रही थी। फिर जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी, हेलो, सूरजभान की बात कराओ राठी से। रुको। देवराज चौहान ने मोबाइल राठी की तरफ बढ़ाकर कहा, इंस्पेक्टर सूरजभान यादव से बात कर लो। उलझन में फंसे राठी ने फोन थामा और कान से लगा लिया। तभी मध्यम सी आवाज कानों में पड़ी, राठी? ओह इंस्पेक्टर साहब। राठी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मेरा नमस्कार कबूल कीजिए। मैं राठी। आवाज से लग रहा था जैसे वह हिम्मत इकट्ठी करके बोल रहा है, तुम्हारे सामने भी एक इंस्पेक्टर सूरजभान यादव खड़ा है। ये तुमसे जो कहे वह काम पूरा करना, ये मेरा आदमी है। आपका हुक्म हो गया तो समझिए काम हो गया, राठी ने हंसकर कहा। इसके साथ ही उधर से फोन बंद हो गया। राठी ने देवराज चौहान को फोन थमाते हुए कहा, आइए भीतर चलते हैं। भीतर साधारण से ड्राइंग रूम में दोनों जा बैठे। राठी ने वहां मौजूद एक आदमी से चाय और खाने पीने का सामान लाने को कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, आप इंस्पेक्टर यादव साहब के बहुत खास लगते हैं। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे लिए सेवा बताइए, राठी ने कहा। मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो खतरा उठाना जानता हो, मुसीबत मोल ले सके। सूरजभान ने मुझे कहा था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, किन्हीं भी हालातों में आप मुझे धोखा नहीं देंगे। सूरजभान की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आप मुझे पूरी बात बता दें तो काम करने में मुझे आसानी रहेगी। मैंने एक आदमी को जम्मू जेल से निकालना है। ओह, वह 6 फुट लंबा, अच्छी सेहत वाला है। मुझे उस जैसा ही आदमी चाहिए कि वह मेरे साथ पुलिस की वर्दी पहनकर उस कोठरी में जाए और वापसी में पुलिस की वर्दी में कैदी मेरे साथ हो। आपका हाजिर किया बंदा उसकी जगह कोठरी में रह जाएगा कि उस वक्त सब यही समझें कि कैदी अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत खतरनाक योजना है तुम्हारी। बस यही एक रास्ता है उस कैदी को बाहर निकालने का। राठी की पैनी निगाह देवराज चौहान पर थी। पुलिस वाले होकर तुम गैरकानूनी काम कर रहे हो? इसकी फिक्र आप ना करें। सूरजभान तुम्हारे इरादे जानता है। नहीं, आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मुझे सूरजभान ने कहा है कि तुम मुझसे जो कहो उसे मैं पूरा करूं। यह आपकी मर्जी कि आप अब उससे बात करना चाहते हैं या करना चाहता हूं। नंबर मिलाकर दो। देवराज चौहान ने फोन निकालकर जगमोहन से बात की। सूरजभान से राठी बात करना चाहता है, कहकर देवराज चौहान ने फोन राठी को दे दिया। राठी ने फोन कान से लगा लिया। कुछ पलों बाद सूरजभान की आवाज राठी के कानों में पड़ी, कहो राठी, तुम्हारा आदमी बहुत ही खतरनाक काम करने को कह रहा है। ये कहता है कि राठी, सूरजभान की आवाज कानों में पड़ी, ये जो भी कहता है उसे पूरा करो, सवाल मत करो। मैं समझ गया, कहकर राठी ने फोन देवराज चौहान को देकर कहा, तुम अपने किसी आदमी को फोन करते हो, फिर वह सूरजभान से बात कराता है। तुम सीधे सूरजभान को क्यों नहीं फोन करते? ये बात तुम्हें उसी से पूछनी चाहिए थी। फिर भी तुम्हें बता देता हूं कि सूरजभान घायल है और मेरे 2 साथी उसकी देखभाल कर रहे हैं। सूरजभान का परिवार भी सूरजभान के साथ है। ओह, कैसे घायल हुआ सूरजभान? ये बातें करके बात को लंबा मत करो। मेरी जरूरत तुमने जान ली है कि मुझे कैसा आदमी चाहिए। राठी चुप रहा। ऐसा आदमी है तुम्हारे पास? इंतजाम हो जाएगा, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगा। देवराज चौहान ने राठी को अपना फोन नंबर दिया और वहां से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ गया। शाम के 5 बज रहे थे।
देवराज चौहान ऑटो टैक्सी की तलाश में आगे बढ़ा जा रहा था कि फोन बजा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। इंस्पेक्टर सूरजभान यादव? बड़ा खान की आवाज कानों में पड़ी। तुम? देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। सुबह तुमने कहा कि जब्बार के साथ तुम्हारा समझौता होने जा रहा है, अगर उसने तुम्हारी शर्तें मान ली तो। हाँ, ऐसा ही कहा था मैंने। क्या बात हुई जब्बार से? तुम्हारे हाथ तो बहुत लंबे हैं बड़ा खान, ये बात तुम्हें पता नहीं चली कि मेरी क्या बात हुई जब्बार से? 2 पलों की खामोशी के बाद आवाज आई बड़ा खान की। मुझे पता चल चुका है, परंतु मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। देवराज चौहान समझ गया कि शर्मा ने ही आगे खबर भेजी है। उसके अलावा तो ये बात उसने किसी और से की नहीं थी। देवराज चौहान की आंखों के सामने शर्मा का चेहरा नाच उठा। जब्बार मलिक से मेरा समझौता हो गया है, सुनकर तुम्हें दुख होगा। क्या? वह मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगा और मैं उसे जेल से बाहर निकाल दूंगा। जब्बार मलिक ऐसा घटिया इंसान नहीं है, वह बहुत बढ़िया इंसान है। उसने आज मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, तुम्हारे आदमियों के बारे में बताया, उनके ठिकानों के बारे में बताया। वह समझौते पर खरा उतर रहा है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। जब्बार ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहता। कल जब्बार मुझे और भी बहुत बातें बताएगा। मैं उसे रजिस्टर और पेन देकर आया हूँ, वह सब बातें लिखता रहेगा। कल मैं जाऊंगा तो रजिस्टर मुझे दे देगा। बड़ा खान की आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गए? देवराज चौहान सड़क के किनारे आगे बढ़ा जा रहा था। जब्बार ऐसा नहीं है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं? देवराज चौहान हंसा। बड़ा खान की आवाज नहीं आई। मैं तुम्हें यकीन भी दिला सकता हूं, देवराज चौहान ने कहा। कैसे? बड़ा खान की आवाज कानों में पड़ी। 4-5 दिनों के बाद जब्बार मलिक को मैं जेल से फरार करवा दूंगा। उसने ईमानदारी से मुझे सब कुछ बताया है, तो मैं भी अपनी बात पूरी करूंगा, उसे जेल से बाहर निकलवा दूंगा। अगर तुमने यही काम करना था तो मेरे से 30 करोड़ लेकर करते। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था ताकि तुम्हारा एनकाउंटर करके नाम कमा सकूं। 30 करोड़ कमाना ज्यादा समझदारी वाली बात है। मैंने अपनी समझ के हिसाब से जब्बार से सौदा किया है। यकीन नहीं होता तुम्हारी बात पर? कुछ दिन रुको, जब्बार के जेल से फरार होने की खबर सुनकर यकीन कर लेना। मैं अभी भी तुम्हें 30 करोड़ दे सकता हूं। क्यों? जब्बार से मिलने वाली जानकारी किसी को ना बताओ, वह सारी मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं। उस जानकारी को पाने के लिए मुझे जब्बार पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे रास्ते पर लाना आसान नहीं था। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि तुमने दिल्ली में मुझे मारने की चेष्टा की थी। मैं तुम्हें 30 करोड़ की रकम देने को तैयार हूं, जिसकी मैं जरूरत नहीं समझता। इस बार के हमले में तुम मर भी सकते हो, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। बेशक मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारा काम हो ही गया बड़ा खान। जब्बार इतना भी नहीं जानता कि मुझे मुसीबत में डाल सके। बड़ा खान की शांत आवाज आई। वह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है, जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है अभी तक। आज सुबह उसने जो बताया है वह बातें ही पुलिस के लिए काफी हैं तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारा एनकाउंटर मैं करूंगा, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर जहरीले भाव नाच रहे थे। मन ही मन अंदाजा लगा रहा था कि बड़ा खान इस वक्त क्या सोच रहा होगा और अब क्या करेगा। तभी खाली टैक्सी मिल गई। देवराज चौहान ने टैक्सी को रुकवाया और उसमें बैठते हुए ड्राइवर को बताया कि कहाँ जाना है। टैक्सी आगे बढ़ गई। देवराज चौहान अब फ्लैट पर जाना चाहता था। तभी फोन बजा। देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ शर्मा था। सर, आप कहाँ हैं? आपने मुझे 5 बजे फ्लैट पर आने को कहा था, पर आप यहाँ नहीं हैं। आ रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। शर्मा बाहर ही इंतजार करता मिला। देवराज चौहान ने उसे चाबी दी तो वह फ्लैट खोलते कह उठा, बाजार से कुछ खरीदारी नहीं की सर? नहीं, आज ये देखा कि वहां क्या क्या मिलता है, कल फिर जाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। काफी बनाऊं सर? शर्मा बोला। हाँ। शर्मा किचन में चला गया। देवराज चौहान ने वर्दी उतारकर दूसरे कपड़े पहने और सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। कुछ ही देर में शर्मा 2 कॉफी बना लाया। एक उसे दी, दूसरी खुद थाम कर बैठ गया।
देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा तो शर्मा कह उठा, सर मैं अभी तक जब्बार के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में सोचने को है ही क्या? देवराज चौहान मुस्कुराया। आपने किस चालाकी के साथ उस पर काबू पा लिया, उसके भीतर की बातें जान ली। कल वहाँ और भी बहुत कुछ बताने वाला है। बड़ा खान के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया जब्बार ने। बहुत कुछ। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट लेते शर्मा को देखा। तो आपको फौरन बड़ा खान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं जल्दबाजी नहीं करता, मेरा काम करने का ढंग औरों से अलग है, लेकिन वह बचेगा नहीं। मेरी नज़र अब बड़ा खान पर टिक चुकी है। उसकी मौत के साथ ही ये खेल खत्म होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे और बताइए सर कि जब्बार ने क्या क्या बताया। शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम ये बातें जानने को बहुत उत्सुक हो रहे हो। उत्सुकता तो होती ही है सर कि जब्बार का मुंह कोई नहीं खुलवा सका और ये काम आपने कर दिखाया। इस बारे में मुझसे ज़्यादा मत पूछो, तुम्हें जल्दी ही मैं बड़ा खान की लाश दिखाऊंगा। शर्मा सिर हिलाकर रह गया। बड़ा खान का एनकाउंटर करने के लिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। देवराज चौहान बोला, ओह, लेकिन आप तो अकेले जम्मू आए थे, आपके आदमी तो मैंने देखे नहीं। शर्मा कह उठा, यही तो मेरा काम करने का ढंग है कि मरने वाले को पता नहीं चलता कि उसकी मौत आ गई है। मैं कहीं भी अकेला नहीं जाता, परंतु अकेला दिखता हूँ। बड़ा खान मुझ पर नजर रखवा रहा है, ये मैं जानता हूँ, परंतु वह ये नहीं जानता कि मेरे आदमी उसके खिलाफ काम शुरू कर चुके हैं। वह अब बच नहीं सकेगा। ओह, आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम हैं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कॉफी का प्याला रखा। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ शर्मा। जरूर सर, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। शर्मा बोला, जो तुम्हारे मन में आए करो। रात के खाने में कुछ खास चाहिए तो कह दीजिए। शर्मा ने कहा, कुछ भी खास नहीं। देवराज चौहान उठता हुआ बोला, जो तुम खाओगे मैं खा लूंगा। रात के 9 बज रहे थे। देवराज चौहान ने विस्की का गिलास खाली करके टेबल पर रखा कि शर्मा वहां आकर बोला, खाना आ गया है सर, बाद में खाएंगे या अभी लगा दूं? ले आओ। देवराज चौहान ने शर्मा को देखा। लाया सर, कहकर शर्मा किचन में चला गया। देवराज चौहान का चेहरा बेहद शांत था। 10 मिनट में शर्मा ने उसके सामने टेबल पर खाना लगा दिया। खाने की महक भूख बढ़ा देने वाली थी। देवराज चौहान ने खाने पर नजर मारी, फिर शर्मा से बोला, बैठ जाओ शर्मा। शर्मा पास ही कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा परिवार है? देवराज चौहान ने पूछा। जी सर, 2 बेटियां हैं, स्कूल में पढ़ती हैं। शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये खाना तुम खाओ। देवराज चौहान के शब्द शर्मा के लिए किसी विस्फोट से कम न थे। शर्मा चिढ़ कर खड़ा हो गया। क्या सर? उसके होठों से निकला। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम इतने हैरान परेशान हो जाओ। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। पर सर, मैं तो घर जाकर खाना खाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे साथ ही खाना खाती है। शर्मा घबराए स्वर में कह उठा। खाना खाओ। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। नहीं सर। शर्मा बेचैन परेशान सा कह उठा। हैरानी है कि तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते? देवराज चौहान उसी लहजे में बोला। नहीं सर, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। शर्मा घबरा गया था। क्यों? शर्मा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर शर्मा की तरफ कर दी। शर्मा कांप उठा। तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते। भला खाना ना खाने की वजह से आप मुझे गोली क्यों मारेंगे? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये बात अभी तुम नहीं जानते। बैठ जाओ। नहीं सर, मैं घर जाऊंगा। बैठो। देवराज चौहान गुर्रा उठा। शर्मा कांपती टांगों से वापस बैठ गया। ये खाना तुम क्यों नहीं खा रहे, ये बात मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देवराज चौहान की आवाज में कठोरता थी। मुझे अभी भूख नहीं। शर्मा, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। बड़ा खान अब मुझे हर हाल में मार देना चाहेगा। शर्मा की निगाह देवराज चौहान पर थी। वह घबराया सा था और आज बड़ा खान के पास मौका है मुझे खाने में जहर देने का। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं जानता हूं तुम बड़ा खान के लिए काम करते हो।
नहीं सर, शर्मा के होठों से निकला। नहीं करते? नहीं सर। तो बड़ा खान ने मुझे फोन पर झूठ कहा। क्या कहा? कि शर्मा उसका आदमी है। बड़ा खान ऐसा नहीं कह सकता। वह भला आपको ऐसा क्यों कहेगा? इसलिए कि बड़ा खान से मेरी दोस्ती हो गई है। मैं उसके कहने पर जब्बार को जेल से बाहर निकालने जा रहा हूं। क्या? शर्मा हैरान हो उठा। वह मुझे करोड़ों रुपया दे रहा है इस काम के। उसने ही मुझे बताया कि शर्मा अपना ही आदमी है। आप झूठ कह रहे हैं। क्यों? अगर बड़ा खान से दोस्ती हो गई होती तो? शर्मा ने होठ भींच लिए। अपने शब्द पूरे करो, देवराज चौहान बोला। तो आप इस तरह रिवॉल्वर निकालकर मेरी तरफ न तानते। देवराज चौहान के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान नाच उठी। कम से कम तुमने ये तो स्वीकार किया कि तुम बड़ा खान के लिए काम करते हो। शर्मा होठ भींचे देवराज चौहान को देखता रहा। अब ये भी बता दो कि तुम खाना क्यों नहीं खाना चाहते? शर्मा चुप। मैं बता देता हूं। बड़ा खान के कहने पर तुमने खाने में जहर डाला है आज। शर्मा के होठ अभी भी भींचे रहे। हाँ बोलो। हाँ, शर्मा के स्वर में दृढ़ता के भाव थे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वापस रख ली और मुस्कुराकर बोला, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर सूरजभान यादव नहीं हूं। क्या? शर्मा ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। हैरान हो गए। तुम इंस्पेक्टर सूरजभान यादव नहीं हो? नहीं। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। मैं नहीं हूं पुलिस वाला। तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा कार्ड और सब नकली है। मैं देवराज चौहान हूं, डकैती मास्टर देवराज चौहान। विश्वास नहीं होता? तुम मुझे बेवकूफ बना। देवराज चौहान ने होठों पर लगी मूछें उतार दी। शर्मा अचकचाकर उसे देखने लगा। तुमने कभी देवराज चौहान की तस्वीर देखी है? देवराज चौहान ने होठों पर मूछें पुनः चिपका ली। नहीं। देखी होती तो मुझे अब तक पहचान लिया होता, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। शर्मा देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला, तुम इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के नाम पर क्या कर रहे हो? यादव खुद कहाँ पर है? आओ बाहर चलते हैं, देवराज चौहान उठते हुए बोला। डिनर भी करेंगे और बातें भी हो जाएंगी। बड़ा खान भी मेरी असलियत नहीं जानता, लेकिन तुम जान चुके हो कि मैं देवराज चौहान। तुमने मुझे क्यों बताया? बाहर चलो, बातें भी हो जाएंगी। दोनों बाहर निकलकर पुलिस कार में बैठे। शर्मा ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे अभी तक ये जानकर हैरानी हो रही है कि तुम इंस्पेक्टर यादव न होकर देवराज चौहान डकैती मास्टर हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तुमने सच बात कही है, शर्मा पुनः बोला। मैं झूठ क्यों कहूंगा? इंस्पेक्टर यादव कहाँ है? उसे मैंने कहीं रखा हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर यादव बनकर? मुझे खबर मिली थी कि इंस्पेक्टर सूरजभान यादव जब्बार जैसे खतरनाक मुजरिम की रखवाली करने जम्मू जा रहा है। यादव का ये जम्मू का पहला दौरा था। उसे वहां कोई नहीं जानता। उधर पता चला कि बड़ा खान जब्बार को जेल से निकालना चाहता है, तो मुझे लगा कि इस मामले से मैं मोटा पैसा कमा सकता हूँ। परंतु तुम तो डकैती डालते हो, इस काम में कैसे आ गए? मैं सभी काम कर लेता हूँ, नोट मिलने चाहिए। शर्मा कुछ बेचैन दिख रहा था। तुम कब से बड़ा खान के लिए काम कर रहे हो? जब से जब्बार जेल में आया, वहाँ मुझे अच्छे पैसे देता है, और आज उसके कहने पर तुमने मेरे खाने में जहर डाल दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खाना ही बड़ा खान के आदमी दे गए थे। मैं जानता था कि आज खाने में जहर है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। शर्मा सामान्य रफ्तार से कार सड़क पर चला रहा था। इधर मोड़ लो, देवराज चौहान ने आगे आ रहे चौराहे को देखकर कहा। इधर तो सुनसान सड़क है, कोई बात नहीं, हम में आराम से बातें हो जाएंगी। शर्मा ने उस तरफ ही कार ले ली और बोला, तुम कहते हो तुम इस मामले में पैसे कमाने आए हो। ऐसा है तो तुमने बड़ा खान की 30 करोड़ की बात। मेरे हिसाब से 30 करोड़ कम था। देवराज चौहान मुस्कुराया। कम था? कार चलाते शर्मा ने देवराज चौहान पर नजर डाली। कम से कम 50 तो होना चाहिए। तुमने 50 के बारे में बात की बड़ा खान से? मैं क्यों करूं? वह खुद रकम बढ़ाएगा। तुम्हें मालूम था कि बड़ा खान तुम्हें खाने में जहर दे सकता है? हाँ, आज इस बात का एहसास हुआ कि बड़ा खान अब मुझे मारना चाहेगा, और मेरा ख्याल ठीक निकला।
सच बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा। क्यों? मुझे इस पर भी भरोसा नहीं कि तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो। मैं हूं। खैर, अब तुमने सब बता दिया है तो इस बारे में बड़ा खान से बात करूंगा। वह तुम्हें 50 करोड़ दे देगा। तुम सच में मेरे बड़े काम आ रहे हो। अगर तुम देवराज चौहान हो तो ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुम पुलिस वालों के बीच घूम रहे हो। कभी भी तुम्हें कोई पहचान सकता है। इस तरह मूछें लगाकर तुम खुद को बचा नहीं सकते। मुझे पुलिस की वर्दी बचा रही है, देवराज चौहान ने कहा। कोई पुलिस वाला ये बात सोच भी नहीं सकता कि वर्दी में डकैती मास्टर देवराज चौहान उनके बीच भी बैठ सकता है। विश्वास के लायक ये बात ही नहीं है। तुम ठीक कहते हो। कार रोको जरा, एकाएक देवराज चौहान बोला। क्यों? मुझे यहीं तक आना था। अब यहाँ से वापस जाना है, बहुत काम निपटाने हैं। शर्मा ने कार रोकी। ये सुनसान इलाका था। यहाँ सर्दी सी महसूस हो रही थी। कार के शीशे खुले थे, परंतु देवराज चौहान ये देखकर चौंका कि शर्मा के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। उसके चेहरे पर कठोरता थी। ये क्या शर्मा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या चाहते हो? शर्मा ने सतर्क स्वर में कहा। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया? ये क्या कहते हो? हम दोनों यहाँ आए हैं। मुझे यहाँ किसी से मिलना है। किससे? बड़ा खान किसी को भेज रहा है, उससे मैंने बात करनी है, देवराज चौहान ने कहा। ये नहीं हो सकता, शर्मा सख्त स्वर में बोला। ऐसा होता तो बड़ा खान तुम्हारे लिए जहर वाला खाना न भिजवाता। तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं। रिवॉल्वर हाथ में ही रखो और देखते रहो कि अभी मुझसे मिलने यहाँ बड़ा खान का भेजा आदमी आएगा। मैं जानता हूं कि कोई नहीं आएगा। देखते रहो। शर्मा संदिग्ध नजरों से देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तुम इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ही हो। जानबूझकर खुद को देवराज चौहान कह रहे हो। मैं देवराज चौहान ही हूं। ऐसी बातें करके तुम मुझे पागल बना रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। तुम मेरी सच बात को मानने से इनकार कर रहे हो और झूठ को सच मान रहे। चुप हो जाओ। तुम इंस्पेक्टर सूरजभान यादव हो और मुझे अपनी बातों में उलझा रहे। शर्मा, मैं तुम्हें एक सच और बताना चाहता हूं, देवराज चौहान बोला। क्या? मैंने तुमसे खाने से लेकर अब तक जो भी बातें की वह सब बकवास थी और एक ही बात सच है कि मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान हूं, इंस्पेक्टर सूरजभान यादव नहीं हूं। शर्मा दांत भींचे देवराज चौहान को देखने लगा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? भाड़ में जाओ तुम। मुझे तुम्हारी बातें पागल कर रही हैं। मैं तुम्हें गोली मारने जा रहा। उसी पल देवराज चौहान ने बाज की तरह झपट्टा मारा और उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दी। उसी पल फायर की तेज आवाज हुई। गोली सामने का शीशा तोड़ती निकल गई। शर्मा ने रिवॉल्वर वाला हाथ आजाद कराने की चेष्टा की, परंतु देवराज चौहान ने कई बार उसका रिवॉल्वर वाला हाथ कलाई पकड़े स्टीयरिंग पर मारा और शर्मा के हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर नीचे जूतों के पास जा गिरी। इसी के साथ देवराज चौहान ने दूसरे हाथ का घूंसा जोरों से उसके चेहरे पर मारा। शर्मा का सिर कार से टकराया। वह चीखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कमर से लगा दी। ऐसा होते ही शर्मा थम सा गया। देवराज चौहान की आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी। दोनों की नजरें मिली। अब सुन शर्मा, मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान ही हूँ, इंस्पेक्टर सूरजभान यादव नहीं। शर्मा ठगा सा बैठा उसे देखता रहा। तेरे को मुझ पर शक हुआ कि मैं तेरे साथ कुछ करने वाला हूँ तो तुझे उसी वक्त ही मुझे शूट कर देना चाहिए था, परंतु तू तो बातों में लग गया। तूने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। तूने बड़ा खान का साथ देकर जिस्म पर पहनी खाकी से गद्दारी की है। शर्मा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। नजर देवराज चौहान पर थी। कमर में रिवॉल्वर लगी थी। मैंने हालातों की मजबूरी में फंसकर खाकी पहनी तो मुझे खाकी की आड़ में गर्व महसूस हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि यह वर्दी वास्तव में खास है, कि पुलिस वाले इसे पहनकर फर्ज की राह पर चलते हुए खुद को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन एक तू भी है जिसने खाकी की सही कीमत नहीं समझी और वर्दी पहनकर बड़ा खान की सेवा करने लगा। तुम डकैती मास्टर हो, शर्मा हिम्मत करके बोला। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती।
लेकिन इस वक्त मैंने वह खाकी पहनी हुई है जिसे पहनकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। जब से मैंने इसे पहना है कोई गलत काम नहीं किया। जो भी कर रहा हूँ कानून के हक में कर रहा। बकवास मत करो, तुम कोई तगड़े फ्रॉड हो और तुम खाकी के गद्दार हो। देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी के भाव आ गए। मैं तुम्हें सूट करने के लिए तुम्हें इस एकांत में लाया। शायद तुम्हें अपनी मौत का विश्वास नहीं आ। मुझे मारकर तुम्हें क्या? शर्मा के शब्द अधूरे रह गए। कार में एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज गूंजी। वहां बारूद की स्मेल फैल गई थी। तीनों गोलियां शर्मा की कमर में जा धंसी थी। वह वहीं सीट पर तड़प कर पसर गया था। देवराज चौहान ने उसकी कमर से रिवाल्वर हटाई और कार की डूम लाइटें जलाई। रोशनी में शर्मा का चेहरा दिखा। वह मर चुका था, आंखें फटी पड़ी थी। देवराज चौहान ने डूम लाइट जलते रहने दी। वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करके रिवाल्वर जेब में रखी और पैदल ही वापस चल पड़ा। कार में शर्मा स्टीयरिंग सीट पर मरा पड़ा था। भीतर की लाइट जल रही थी। शर्मा को शूट करके देवराज चौहान को लग रहा था कि उसने अच्छा काम कर दिया है। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। मैं राठी। उधर से राठी की आवाज़ कानों में पड़ी। बोलो। अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें काम का आदमी दिला सकता हूँ। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए कार भेज सकते हो? मैं इस वक्त ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सवारी के लिए कुछ भी नहीं है। भेजता हूँ। बताओ तुम कहाँ पर हो? देवराज चौहान जब राठी के पास पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। राठी की भेजी कार ही उसे लेकर आई थी। माफ करना, तुम्हें इस वक्त तकलीफ दी। राठी उससे हाथ मिलाता कह उठा। आओ, तुम्हें 3 आदमी दिखाता हूँ, उसमें से जो भी काम का लगे चुन लेना। वह मेरे से 15 लाख रुपए एडवांस लेगा, परंतु तुम जैसा कहोगे वह वैसा ही करेगा। कुछ हद तक मैंने उन्हें समझा दिया है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा। कहाँ है वह लोग? देवराज चौहान ने पूछा। उधर कमरे में आओ। देवराज चौहान राठी के साथ कमरे में पहुंचा। वहां जब्बार मलिक की उम्र के 3 लोग मौजूद थे। वैसी ही सेहत, वैसा ही कद। ये ठीक रहेगा। तीनों को देखते ही देवराज चौहान ने एक की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा जब्बार जैसा लग रहा था। ये तुम्हें कब कहाँ चाहिए? दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की वर्दी में। इसे कल सुबह 10 बजे मेरे पास भेज देना। सीने पर इंस्पेक्टर राजपाल सिंह की नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। बाकी सब कुछ इसे कल मैं समझा दूंगा। देवराज चौहान ने कहा और पता बताया जहां वह रह रहा था। कल काम करना है? परसों, परंतु कल से ये मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है, देवराज चौहान ने राठी से कहा। कल तुम्हें 15 लाख भी मिल जाएंगे जो उसे दोगे। उनकी जरूरत नहीं, वह मैं। तुमने मेरा काम कर दिया है, यही बहुत है। खर्चा मुझे करने दो। अगले दिन 10 बजे दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने इंस्पेक्टर राजपाल सिंह फ्लैट पर पहुंचा। देवराज चौहान ने उसे तसल्ली भरी नजरों से देखकर कहा। ठीक है, खाकी वर्दी में तुम पक्के पुलिस वाले लग रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? भूपेंद्र कालिया। जब तक मेरे साथ हो तब तक के लिए भूपेंद्र कालिया को भूल जाओ और इंस्पेक्टर राजपाल सिंह बन जाओ। ठीक है, 15 लाख मिल गए तुम्हें? हाँ। काम के बारे में क्या जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। इतना ही कि तुम मुझे जेल में ले जाओगे। वहाँ कोई कैदी मेरी वर्दी पहनकर वापस तुम्हारे साथ चला जाएगा और देखने वाले यही समझेंगे कि मैं तुम्हारे साथ आया था और मैं ही वापस जा रहा हूँ, जबकि मैं कैदी के कपड़ों में उसकी कोठरी में होऊंगा। बिल्कुल ठीक, परंतु जल्दी ही ये बात खुल जाएगी। तुम फंस जाओगे। मैं खुद को बचाने के लिए कोई कहानी तैयार कर लूँगा। 1-2 सालों में इस मामले से बच निकलूँगा। उसी दौरान राठी साहब मेरे लिए वकील का खर्चा भी देंगे। भूपेंद्र कालिया ने कहा। राठी को कब से जानते हो? 12 सालों से मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। भूपेंद्र कालिया ने कहा। क्या आप पुलिस वाले होकर किसी को इस तरह जेल से फरार करवा रहे हैं? इससे आप पकड़े जाएंगे। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, और मैं कोई भी काम गलत नहीं कर रहा। कानून के फायदे के लिए उस कैदी को जेल से निकाल रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद देवराज चौहान वर्दी पहनकर तैयार हुआ।
11 बज गए थे। देवराज चौहान ने एसीपी संजय कौल के मोबाइल पर फ़ोन किया। हेलो। कौल की आवाज़ कानों में पड़ी। गुड मॉर्निंग सर, देवराज चौहान ने कहा। ओह सूरज भान, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ सर। जब्बार के बारे में कोई सफलता मिली? उधर से एसीपी कौल ने पूछा। कोशिश चल रही है सर, मेरे ख्याल में वह 2-3 दिन में रास्ते पर आ जाएगा। मुझे बहुत अजीब लगेगा यदि तुमने बातों में फंसाकर उससे जानकारी ले ली, जबकि हमने उसका मुंह खुलवाने के लिए बहुत मेहनत की, परंतु हम हार गए। मैं उसका मुंह खुलवा लूँगा सर। अच्छी बात है। मैंने सब इंस्पेक्टर शर्मा के लिए फ़ोन किया था कि आज वह मेरे पास नहीं आया। उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो बेल जा रही है, परंतु उसने कॉल पिक नहीं की। हैरानी है, शर्मा तो जिम्मेदार व्यक्ति है। मैं किसी और को भिजवाता। ज़रूरत नहीं सर, मुझे जेल में जब्बार से मिलने जाना है। शर्मा से बात हो जाए तो उसे वहीं भेज दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर, देवराज चौहान ने मोबाइल जेब में रखकर भूपेंद्र कालिया से कहा। हमें अब चलना चाहिए। जेल में जाने से पहले मैं किसी बाजार में जाना चाहता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ, भूपेंद्र कालिया ने कहा। दोनों फ्लैट से बाहर निकले। देवराज चौहान ने फ्लैट को लॉक करते हुए कहा, हमें टैक्सी लेनी होगी, मेरे पास गाड़ी का इंतजाम नहीं है। तुम कैसे आए थे? ऑटो पर। दोनों आगे बढ़ गए। वे पुलिस की वर्दी में थे, परंतु दोनों का ही पुलिस डिपार्टमेंट से कोई वास्ता नहीं था। उन्हें टैक्सी मिल गई थी। पहले वे बाजार गए। देवराज चौहान ने आधा घंटा लगाकर बाजार से कुछ सामान खरीदा और भूपेंद्र कालिया के साथ उसी टैक्सी में जम्मू सेंट्रल जेल की तरफ चल पड़ा। असल काम हमें कल करना है, देवराज चौहान ने भूपेंद्र कालिया से कहा, परंतु आज तुम्हारा मेरे साथ जाना जरूरी है, इसलिए कि जेल वाले कल भी देखें तो कोई शक वाली बात ना सोचें। तुम्हारा आना रूटीन में लें। पुलिस की वर्दी पहनकर जेल में जाना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, भूपेंद्र कालिया ने कहा। बेफिक्र रहो, सब ठीक रहेगा। चेहरे को शांत रखो और पुलिस वालों की तरह चाल ढाल अपना लो। खुद में विश्वास रखोगे तो बड़े से बड़ा काम भी कर लोगे, देवराज चौहान ने कहा। मैं हर रोज जेल जा रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं आई। और तुम दिल्ली से आए इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ही हो। मेरे पास कोई आई कार्ड तो है नहीं। मैं तुम्हारा आई कार्ड हूँ, चिंता मत करो। देवराज चौहान भूपेंद्र सिंह कालिया के साथ जेल पहुंचा। भूपेंद्र कालिया को इस बात का फायदा मिला कि वह देवराज चौहान के साथ है। जेल के बाहरी गेट पर खड़े सिपाहियों ने भूपेंद्र कालिया को टोका तो देवराज चौहान ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ हैं। उन्हें भीतर जाने दिया गया। देवराज चौहान ने हाथ में एक लिफाफा थाम रखा था, उसमें बाजार से की गई खरीदारी का सामान था। वे दोनों जेलर के कमरे में पहुंचे। जेलर सुधीर लाल वहां मौजूद नहीं था। उसके ऑफिस के बाहर स्टूल पर एक सिपाही बैठा था। उससे जेलर को बुलाने को कहकर दोनों भीतर जा बैठे। अजीब सा लग रहा है मुझे और कुछ डर भी लग रहा है, भूपेंद्र कालिया ने कहा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। 10 मिनट बाद वहां कबीर अली आया। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, कबीर अली मुस्कुराकर बोला। जेलर साहब अभी आ रहे हैं, कुछ कैदियों में झगड़ा हो गया था, इसी मामले को निपटा रहे हैं। उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, अभी नहीं। कबीर अली भूपेंद्र कालिया को देखकर कह उठा, इन इंस्पेक्टर साहब को पहले कभी नहीं देखा। दिल्ली से आज सुबह ही आए हैं, इंस्पेक्टर राजपाल सिंह। ओह, कबीर अली ने भूपेंद्र कालिया को सैल्यूट मारा। भूपेंद्र कालिया मुस्कुराया। ये आज से मेरे साथ ही काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है सर। वैसे जब्बार ने अभी तक मुंह नहीं खोला क्या? ये सवाल 2 दिन बाद पूछना, देवराज चौहान ने कहा। आज इंस्पेक्टर शर्मा साथ नहीं आए? कबीर अली ने पुनः पूछा। वह किसी काम में व्यस्त है, कुछ देर बाद आएंगे। 15 मिनट बाद जेलर आ गया। वह भूपेंद्र कालिया से मिला। देवराज चौहान ने परिचय करा दिया था। उसके बाद देवराज चौहान जब्बार की कोठी की चाबी लेकर भूपेंद्र कालिया के साथ बाहर निकला। आज चाय लाऊं सर? कबीर ने पूछा। हाँ, आज 3 लाना, देवराज चौहान ने आगे बढ़ते हुए कहा। कबीर अली चला गया। यहाँ फंस गए तो बचने का रास्ता भी नहीं, भूपेंद्र कालिया धीमे स्वर में बोला। मैं रोज आ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा, परंतु फंसा नहीं। हैरानी है कि तुम फंसे नहीं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। दोनों आगे बढ़ते रहे। 10 मिनट में कई रास्तों को पार करने के बाद वे जब्बार की कोठरी पर पहुंचे। यहाँ तो तगड़ा पहरा है,
भूपेंद्र कालिया वहां फैले गनमैनों को देखते हुए धीमे स्वर में कह उठा, तुम पुलिस वाले हो और अपने को यहाँ वैसे ही दिखाओ, देवराज चौहान ने कहा। भूपेंद्र कालिया संभल गया। कोठरी पर पहुंचकर देवराज चौहान ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला। जब्बार तब सलाखों वाले गेट पर आ पहुंचा था। कैसे हो जब्बार? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक हूँ। जब्बार की निगाह भूपेंद्र कालिया पर थी। दरवाजा खोला गया। हटो, हमें भीतर आना है। जब्बार पीछे हटा। देवराज चौहान और भूपेंद्र कालिया ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान तुरंत एक तरफ हो गया कि बाहर फैले गनमैन उसे न देख सकें। जल्दी से उसने लिफाफे से कुछ सामान निकाला और जब्बार के सीमेंट वाले चबूतरे पर रख दिया। ये क्या? जब्बार के होठों से निकला। बाहर आओ, बातें बाहर होंगी। हम ज़्यादा देर भीतर रहे तो गनमैनों को अटपटा लगेगा। देवराज चौहान और भूपेंद्र कालिया बाहर निकल आए। जब्बार मलिक भी कोठी से बाहर निकला। देवराज चौहान ने अभी भी पहले की तरह लिफाफा थाम रखा था। वहां से कुर्सियां ले आओ, 3 कुर्सियां। जब्बार गाय की तरह उसी स्टोर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में वे तीनों कुर्सियों पर बैठे थे। ये जब्बार ने भूपेंद्र कालिया को देखा और चुप कर गया। ये मेरे साथ ही है। क्या साथ है? जब्बार ने देवराज चौहान से पूछा। चिंता मत करो, ये असली पुलिस वाला नहीं है, नकली है। मैं तुम्हें जेल से फरार करवाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओह, जब्बार ने पहलू बदला। कैसे होगा ये सब कुछ? मैंने जो सामान तुम्हारी कोठरी में रखा है वह सेव का सामान है, कैंची भी है। तुम कल सुबह 9 बजे कोठरी में छिपे तौर पर सेव करना शुरू कर दोगे। दाढ़ी मूछें सब साफ करनी है। उस सामान में छोटा सा गोल शीशा भी है। कैंची से तुमने अपने सिर के बाल काटकर छोटे कर लेने हैं। ये सब करने के बाद तुम्हें कोठरी के गेट पर नहीं आना है। यहाँ पहरा दे रहे गनमैन तुम्हें देख सकते हैं। 11 बजे तक हम आ जाएंगे। आज की तरह हम तुम्हारी कोठरी के भीतर ही आएंगे, परंतु कल 5 मिनट हम भीतर रुकेंगे। उन 5 मिनटों में तुमने इसके जिस्म पर पड़ी इंस्पेक्टर की वर्दी पहन लेनी है और ये तुम्हारे कपड़े पहन लेगा। तुम दोनों की कदकाठी और चेहरे की बनावट काफ़ी मिलती है। जब तुम पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर निकलोगे तो इस बदलाव को समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। आज की तरह हम तीनों कल भी यहाँ बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। तुम मेरे साथ इंस्पेक्टर की वर्दी में बाहर जा रहे होगे और ये तुम्हारे कपड़ों में जब्बार के रूप में कोठरी में होगा। ये बिना दाढ़ी मूछों के होगा तो? जब्बार ने कहना चाहा। ये दाढ़ी मूछों में होगा। तुम जैसी दाढ़ी मूछें बनाने का ऑर्डर मैंने कल ही दे दिया था किसी को। आज शाम को मुझे तुम जैसी दाढ़ी मिल जाएगी जिसे कि ये लगा लेगा। देवराज चौहान बोला। सुनने में ये कितना आसान लग रहा है, जब्बार ने विचलित स्वर में कहा। कल कोई खामखा की मुसीबत ना आई तो करने में भी आसान होगा। इस तरह तो तुम फंस जाओगे इंस्पेक्टर, जब्बार मलिक बोला। मेरे जाने के बाद इसका भेद खुलने की देर है कि तुम। मेरी फिक्र मत करो, देवराज चौहान मुस्कुराया। अपने को बचाना मुझे आता है। जब्बार मलिक पहलू बदल कर बोला। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ इंस्पेक्टर। क्या नहीं समझे तुम? ये काम तुम बड़ा खान से पैसा लेकर करते तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, परंतु मेरा मुफ्त में तुम्हें जेल से निकालना तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ, तो मत निकलो, जेल में ही रहो। जब्बार कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर कह उठा। तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा मन कहता है कि तुम्हें जेल से निकाल दूं, तो मैं तुम्हें। ये बात नहीं है, बात कुछ और भी है। देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी कबीर अली चाय दे गया। तीनों चाय पीने लगे, परंतु जब्बार मलिक के माथे पर लकीरें नजर आ रही थी। बताओ, तुम मुझे जेल से क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम इसी सवाल में उलझे रहोगे तो कल जेल से नहीं निकल पाओगे। जब्बार ने कुछ नहीं कहा, चाय का घूंट भरा। तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते तो? कितनी बार कहूँ कि मैं जेल से निकल जाना चाहता हूँ, जब्बार कह उठा। तो अपना पूरा ध्यान जेल से निकलने पर लगा दो, खामखा का कोई दूसरा सवाल न करो। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बज उठा। बड़ा खान का फ़ोन होगा, जब्बार के होठों से निकला। देवराज चौहान ने फ़ोन पर बात की। बड़ा खान का ही फ़ोन था। तुम हर बार बहुत मौके पर फ़ोन करते हो, ख़ास तौर से तब जब मैं जब्बार से बात कर। सूरज भान,
मेरे आदमी तुम पर नजर रख रहे हैं। वह मुझे बता देते हैं कि तुम जेल में गए और जेल के भीतर मौजूद मेरे आदमी बता देते हैं कि अब तुम जब्बार से मुलाकात कर रहे हो। बड़ा खान की आवाज़ कानों में पड़ी। तो अपने लंबे हाथों का भरपूर फायदा उठा रहे हो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। शर्मा कहाँ है? तुम मुझ पर नजर रखवा रहे हो, तुम्हें पता होगा कि वह कहाँ है। रात जब तुम शर्मा के साथ फ्लैट से निकले तो मेरे आदमी कार स्टार्ट न होने की वजह से तुम्हारे पीछे नहीं जा सके थे। अफसोस हुआ। रात तुम्हारा भेजा खाना बहुत स्वादिष्ट था, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हें कैसे पता कि उसमें जहर था? बड़ा खान की आवाज़ कानों में पड़ी। ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे ये बात पता चल गई थी? क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। जहर के बारे में शर्मा ने बताया तुम्हें? नहीं, शर्मा है कहाँ? देर सवेर में तुम्हें उसके बारे में खबर मिल जाएगी, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। तो तुमने उसे मार दिया। वह तुम्हारे लिए काम करता था और मेरे लिए जहर भरा खाना लाया था। तुम सच में खतरनाक हो, तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुमने 2 बार कोशिश कर ली मुझे मारने की, एक बार दिल्ली में और दूसरी बार रात जम्मू में, परंतु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मुझे तुम्हारे बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा। तुम वास्तव में शातिर हो, तुम बचने वाले नहीं। जब्बार से मेरी बात कराओ, किसी कीमत पर नहीं। मैंने कल ही मना कर दिया था कि अब बात नहीं कराऊंगा। जब्बार की निगाह देवराज चौहान पर थी, जबकि भूपेंद्र कालिया इस बातचीत को कुछ खास नहीं समझ पा रहा था। तुम्हारे और जब्बार के बीच क्या चल रहा है? कानों में पड़ने वाला बड़ा खान का स्वर शांत था। मैं बहुत जल्द जब्बार को जेल से बाहर निकालने जा रहा हूँ। इससे तुम समझ सकते हो कि हालात कैसे हैं। तुम कहना चाहते हो कि जब्बार ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक जहां तक उसने मुझे बताया है। तुम तो अब गए बड़ा खान। बड़ा खान की आवाज़ नहीं आई। इंस्पेक्टर सूरज भान यादव कच्ची गोलियां नहीं खेलता बड़ा खान। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुझे यूं ही नहीं कहा जाता। तुम जैसे लोगों तक पहुंचकर शूट करना ही मेरा काम। उधर से बड़ा खान ने फोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर होंठ सिकोड़े और मोबाइल जेब में रख लिया। जब्बार मलिक माथे पर बल डाले देवराज चौहान को देख रहा था। क्या हुआ? देवराज चौहान हौले से हंसा। तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? तुम्हारे लिए तो खेल सस्ता ही है। कल तुम जेल से बाहर निकलने जा रहे हो। तुम्हारी बातों से स्पष्ट जाहिर है कि तुम बड़ा खान से कह रहे हो कि मैंने तुम्हें उसके बारे में सब बता दिया है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पर तुम इतनी गलत बात बड़ा खान से क्यों कर रहे हो? जब्बार नाराजगी से बोला। बड़ा खान तुम पर ज्यादा भरोसा करता है या मुझ पर? तुम पर वह भरोसा क्यों करेगा? जब्बार बोला। ठीक कहा, तुम उसके आदमी हो, वह तुम पर ही भरोसा करेगा। जब यहाँ से बाहर निकलो और बड़ा खान से मिलो तो उसे बता देना मैंने झूठ कहा था उससे। बात खत्म, देवराज चौहान ने सरल स्वर में कहा। परंतु तुम बड़ा खान से ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे वह पसंद नहीं। मैं अपनी बातों से उसे परेशान कर देना चाहता हूँ। ये बात नहीं तो तुम कुछ कर रहे हो, मुझे मुफ्त में जेल से निकाल रहे हो। बड़ा खान से कह रहे हो कि मैंने तुम्हें उसके बारे में सब बता दिया है। इन सब बातों के पीछे कुछ तो है ही, जब्बार ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चाय का गिलास नीचे रखा और सिगरेट सुलगा ली। तुम मुझे यूं ही बाहर नहीं निकाल रहे, कोई बात तो है ही। अगर तुम जेल से नहीं निकलना चाहते तो ना सही। जब्बार देवराज चौहान को घूरने लगा। ये बात सच है कि मुझे बड़ा खान पसंद नहीं, देवराज चौहान ने कहा। तुम जो करते हो बड़ा खान के इशारे पर ही करते हो। बड़ा खान आतंक फैलाने के ठेके लेता है और तुम जैसे लोगों के द्वारा काम को अंजाम देता है। कश्मीर को आज़ाद करवाना है हमने। जब्बार गुर्रा उठा। बकवास मत करो, कश्मीर आज़ाद है और तुम जैसे लोग अपना आतंक का बिजनेस जमाए बैठे हो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। अब तुमने मेरे सामने कश्मीर का जिक्र किया तो मैं तुम्हें जेल से नहीं निकालूंगा। जब्बार ने होंठ भींच लिए। मैं इस वक्त तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ के पहरेदारों को लगे कि मैं पूछताछ कर रहा हूँ तुमसे, वरना तुम्हारे पास बैठने का मेरा मन जरा भी नहीं है। मैं तुम्हें भी खास पसंद नहीं करता, बड़ा खान को तो जरा भी नहीं करता। तो तुम मुझे खास पसंद नहीं करते क्योंकि तुमने आज तक बहुत मासूमों को मारा है। तो मुझे जेल से क्यों निकालने जा रहे हो? ये तुम्हारी इच्छा पर है
कि तुम निकलना चाहते हो या नहीं। जबरदस्ती नहीं है कि जरूर इसके पीछे कोई वजह है। वजह है, देवराज चौहान बोला। क्या? वह वजह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी है जेल से निकल जाना। जब्बार ने होठ भींच लिए। तभी भूपेंद्र कालिया कह उठा, अगर ये जेल से नहीं निकलना चाहता तो तुम इसे निकालने पर क्यों लगे हो? अब मैं भी इस बारे में ही सोचने लगा हूँ, देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। मैं जेल से निकलना चाहता हूँ, जब्बार मलिक सख्त स्वर में कह उठा। तो फिर फालतू की बातें क्यों करते हो? देवराज चौहान बोला। क्या तुम सच में मुझे जेल से निकाल दोगे? जब्बार ने पूछा। जेल से फरारी की योजना तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हारी योजना बहुत ही सीधी सादी है। मुझे शक है कि यह सफल होगी। जब्बार ने अपनी शंका जाहिर की। यह सीधी सादी योजना नहीं है, इस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तभी तो ये नकली इंस्पेक्टर इस वक्त मेरे साथ बैठा है। इसकी कदकाठी तुम्हारी तरह ही है। मैं रोज रोज जो तुमसे जेल में मिलने आ रहा हूँ, ये उसी योजना का एक हिस्सा है। ये योजना इतनी आसान नहीं है जितनी कि तुम समझ रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पर। मेरी योजना में कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या किसी के कहने पर मुझे बाहर निकाल रहे हो यहाँ से? नहीं, ये मेरी मर्जी है। मेरे ख्याल में तुम मुझे जेल से बाहर निकालोगे और पहले से ही तैयार तुम्हारे आदमी मेरा पीछा करने लगेंगे, ये जानने के लिए कि कब मैं बड़ा खान के पास पहुंचता हूं। ये सब कुछ तुम बड़ा खान तक पहुंचने के लिए कर रहे हो। ये बकवास तुम पहले भी कर चुके हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कल तुम जेल से बाहर निकल आओ, ये बात पहले मेरे और तुम्हारे बीच थी। अब ये तीसरा आदमी भी जानता है। बस हम तीनों ही इस बात के राजदार हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद कोई तुम्हारे पीछे नहीं होगा। तुम पूरी तरह आज़ाद होगे। जब्बार गहरी सांस लेकर रह गया। चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। कल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। सुबह 9 बजे अपने सिर के बाल काटना शुरू कर देना। बहुत बड़े हैं ये। फिर शेव बनाना, इसकी तरह क्लीन शेव्ड हो जाना। हम जब आए तो तुम इसी हाल में तैयार मिलो। तुम दोनों को सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे एक दूसरे के कपड़े पहनने को। इससे ज़्यादा देर हम कोठरी में नहीं रह सकते। शेव करने और सिर के बाल काटने के बाद तुम कोठरी के दरवाजे तक नहीं आओगे। गनमैन तुम्हारा बदला हुलिया देख लेंगे तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। उसके बाद रोज की तरह हम बाहर कुर्सियों पर बैठेंगे। कबीर चाय लाएगा। 1-1.5 घंटा बैठने के बाद हम यहाँ से चल। तुम्हारा मतलब पुलिस की वर्दी पहनने के बाद मैं घंटा भर यहाँ बैठूंगा? जब्बार के होठों से निकला। हाँ, और कबीर तब चाय भी लाएगा। हाँ, कबीर मुझे आसानी से पहचान सकता। वहम में मत पड़ो। तुमने पुलिस टोपी सिर पर डाल रखी होगी। कैप को माथे पर थोड़ा और झुका लेना। मैं उसे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने दूंगा। आज की तरह तुम जूते बांधने के लिए झुक जाना। लेकिन वह इसे भी तो देखेगा। जब्बार ने भूपेंद्र कालिया की तरफ इशारा किया। ये ठीक है कि तब इसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें होंगी, परंतु वह फौरन समझ सकता है कि ये जब्बार नहीं है। गनमैनों से बचा जा सकता है कि वह कुछ दूर रहते हैं, परंतु कबीर अली तो। बात तो इसकी सही है, भूपेंद्र कालिया कह उठा। तो कल चाय नहीं मंगवाई जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। यह ठीक रहेगा, भूपेंद्र कालिया ने सिर हिला दिया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके बाद तीसरे एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं खाकी से गद्दारी के तीसरे एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।